Hello students, today we will discuss Indian tax system and budgetary procedure and financial control in India। आज हम भारतीय कर प्रणाली और बजटीय प्रक्रिया एवं भारत में वित्तीय नियंत्रण को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंडियन टैक्स सिस्टम देखते हैं। देखिए, हर लोकतांत्रिक देश में जहां सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज का कल्याण करना है, वहां सरकार समाज को देने वाली सुविधाओं के बदले में उनसे कुछ राशि करों के रूप में प्राप्त करती है। ये कर किस प्रकार से लगाए जाएं कि इनका समाज पर बुरा प्रभाव ना पड़े और हर व्यक्ति इस कर की राशि को सुविधापूर्वक भुगतान कर दे। इसलिए कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें सभी गुणों का समावेश हो। ना तो कोई कर पूर्णतः अच्छा होता है, ना ही कोई पूरी तरह खराब होता है। व्यवहार में कोई भी प्रणाली दोषमुक्त नहीं हो सकती। दार्शनिक एडमंड बर्ग का कहना है कि कर लगाना और लोगों को प्रसन्न रखना उसी प्रकार कठिन होता है जिस प्रकार प्रेम करना और बुद्धिमान बने रहना। एक अच्छी कर प्रणाली की परिभाषा देना कठिन कार्य है क्योंकि ये परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। आर्थर यंग ने इस रेफरेंस में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अगर मुझे एक श्रेष्ठ कर प्रणाली की परिभाषा देनी पड़े तो वह एक ऐसी कर प्रणाली होगी जो असीम बिंदुओं को हल्का हल्का स्पर्श करेगी पर भारी बोझ कहीं भी नहीं डालेगी। वास्तव में एक अच्छी कर प्रणाली वही है जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। अब बात करते हैं मेन फीचर ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। भारतीय कर व्यवस्था में करारोपण के अधिकांश सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इसलिए भारतीय कर प्रणाली को एक अच्छी कर प्रणाली कहा जा सकता है जिसमें करों की विविधता, करों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार विकास, अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक अच्छी कर प्रणाली के लिए जरूरी है कि उसमें समता और न्याय के गुण का पालन किया जाए, मतलब कर भार का उचित वितरण किया जाए और ये वितरण केवल सिद्धांत में न हो बल्कि करदाता को ये भी अनुभव हो कि कर भार का वितरण न्यायपूर्ण किया गया है। एक अच्छी कर प्रणाली में लोचता का गुण होना चाहिए। लोचता के कारण सरकार आवश्यकता अनुसार करों से प्राप्त होने वाली आय को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। कर वह अच्छा माना जाता है जिसके भुगतान करने से करदाता को उसकी जानकारी हो। इसलिए ज़रूरी है कि कर की राशि, कर चुकाने का स्थान, चुकाने की विधि करदाता को ज्ञान हो। एक कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि कर चुकाने में करदाता को कठिनाई ना हो। एक कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरकार को करों को एकत्रित करने में कम से कम व्यय करने पड़े। कर प्रणाली ऐसी ना हो जो राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालती हो। आधुनिक युग प्रगतिशील विचारों का युग है, इसलिए कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को कम कर सके। कर प्रणाली करों के प्रकार और दरों की संतुष्टि से मतलब दृष्टि से संतुलित होनी चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और जो प्रगतिशील या अनुपातिक कर हैं उनको संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। कर प्रणाली इस प्रकार की हो कि करदाता उसकी चोरी ना कर सके। कर प्रणाली का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना होना चाहिए। संघीय व्यवस्था में ये भी आवश्यक है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के करों में समन्वय बना रहे। एक अच्छी कर प्रणाली के लिए जरूरी है कि हर कर उस कर की दरों का औचित्यपूर्ण आधार होना चाहिए जो करदाता को ज्ञात हो। कर प्रणाली ईमानदार और कुशल भी होना एक अच्छी कर प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अच्छी कर प्रणाली में ये भी आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में आगम प्राप्त हो सके। इसके साथ ही भारतीय कर संरचना की मुख्य विशेषता ये है कि भारतवर्ष में अनेक कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर। इसके अलावा उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, राज्य सरकारें भू लगान, उत्पादन शुल्क, व्यापार कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, इस प्रकार के कर लगाती हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि एक ही करदाता को अनेक कर अधिकारियों के पास जाना पड़ता है और विभिन्न करों के उद्देश्य से विभिन्न लेखे और सूचनाएं रखनी पड़ती हैं। कर संरचना की ये भी एक विशेषता है कि करों को लगाने और हटाने में सामाजिक आवश्यकताएं और परिस्थितियां महत्वपूर्ण घटक रही हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा व्यापक कर लगाना और बाद में हटा लेना तथा राज्य सरकारों द्वारा पेशा कर और भू लगान में बार बार किए जाने वाले परिवर्तन इस तथ्य के साक्ष्य हैं। भारत गांव प्रधान देश है और गांव के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि आय को कर से मुक्त रखने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक कर का भार है।
अभी हाल ही में अप्रत्यक्ष कर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया है। कर प्रणाली की जटिलता, विभागों में निहित भ्रष्टाचार के कारण प्रशासन पूर्ण प्रभावशाली नहीं रहा है। विभिन्न राज्यों में करों के प्रकार, उनकी दर और उनके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की दृष्टि से एकरूपता का अभाव रहा है। इसलिए हमें हर देश की कर प्रणाली उस देश की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अंग मानकर उसका निर्माण वांछित सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया जाता है। इस संबंध में सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि करना, उत्पादन बचत को प्रोत्साहित करना, स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए घरेलू उपभोग को नियंत्रित करना, ताकि नियोजित विकास के लिए पर्याप्त स्वदेशी धन जुटाया जा सके। यद्यपि सरकार ने लगातार प्रयास भी किए हैं, लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण हमारी कर प्रणाली का दोषपूर्ण होना है। भारतीय कर प्रणाली में कुछ दोष पाए जाते हैं, जैसे अव्यवस्थित कर प्रणाली, लोच का अभाव, राष्ट्रीय आय में अंशदान, असंतुलित कर व्यवस्था, अकुशल कर प्रणाली, मितव्ययी कर प्रणाली, कर व्यवस्था प्रतिगामी है और जटिल कर प्रणाली है। अब बात करते हैं बजटरी प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। देखिए, बजट एक ऐसी रिपोर्ट या अनुमान या एक ऐसा प्रस्ताव होता है, ये एक ऐसा साधन है जिसमें वित्तीय प्रशासन की संपूर्ण क्रियाओं को एक दूसरे से तुलना की जाती है और उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। भारतवर्ष संघात्मक प्रशासन प्रबंध का देश है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का बजट अलग अलग तैयार किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर 2 बजट, एक सामान्य बजट, दूसरा रेल बजट बनाया जाता था, लेकिन अब इनको मिला के केवल एक ही बजट बनाया जाता है। और केंद्रीय सरकार के जो बजट प्रक्रिया है उसमें पहले बजट की तैयारी करनी होती है। प्रत्येक वर्ष जुलाई या अगस्त में वित्त मंत्री सभी मंत्रालय और उनके अधीन विभागों के अध्यक्ष को अनुमान पत्र भेजता है और हर मंत्रालय और विभाग के अध्यक्षों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वे अपने मंत्रालय और विभाग से संबंधित आगामी वर्ष के अनुमान फॉर्म पर भरकर वित्त मंत्रालय को भेज दें। उसके बाद विभाग अध्यक्ष आय व्यय के अनुमान 2 भागों में तैयार करते हैं। पहला भाग ऐसा कि जिनका संबंध वर्तमान आय और व्यय से होता है, आय व्यय के इस ब्यौरे को एक फॉर्म में भरा जाता है। और दूसरे भाग वे होते हैं जिसमें ऐसे अनुमान होते हैं जिनका संबंध व्यय की नई योजनाओं और आय के नए साधनों के प्रस्ताव से होता है। प्रशासकीय मंत्रालय को अपने अपने विभाग से जो अनुमान प्राप्त होते हैं वह उन पर विचार करता है और दिसंबर के लास्ट तक इन अनुमानों के आधार पर सामूहिक अनुमान तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुमानों पर महालेखापाल द्वारा विचार किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन अनेक लेखपाल होते हैं जो अपने क्षेत्र और विषयों से संबंधित अनुमानों की जांच करते हैं। ये जांच लेखा नियमों की दृष्टि से की जाती है। प्रशासकीय मंत्रालयों से सामूहिक अनुमान और महालेखापाल से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय द्वारा उन पर विचार किया जाता है। अगर अनुमानों में कोई नई मद आती है तो वित्त मंत्रालय उसके संबंध में छानबीन करता है और अगर व्यय की कोई मद बढ़ी है तो उसके संबंध में जो भी डिसीजन है वो मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। फिर महालेखापालकों द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण किया जाता है और फिर अंत में योजनाओं का विचार किया जाता है। फिर वित्त मंत्रालय द्वारा आय के अनुमानों को लगाया जाता है और फिर बजट को प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्य की धुरी वित्त होती है। सरकार भी कोई भी कार्य वित्त के बिना नहीं कर सकती। संसदीय प्रजातंत्र व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन पर संसद की प्रभुत्ता होती है और चुनी हुई विधायिका की अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय कार्य संपन्न नहीं हो सकता। संघीय व्यवस्था के कारण केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर की सरकारों पर विधायिका का नियंत्रण होता है और भारत में सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे लेजिस्लेचर जो विधानमंडल या विधायिका होती है। तो देखिए, वित्त संबंधी सभी मामलों में विधानमंडल को सर्वोच्च अधिकार होते हैं। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यकारिणी होती है वो बजट को संसद में पेश करके और राज्य सरकार की कार्यकारिणी इसे विधानसभा में प्रस्तुत करके वित्त की मांग करती है।
इस वित्तीय मांग को संसद या विधानसभा अस्वीकार करके, कम करके या कोई संशोधन करके अनुमति प्रदान करती है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त पर चुनी हुई विधायिका का नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका द्वारा नए कर लगाने और वर्तमान करों की दर में वृद्धि करने या बाकी नई मदों और पुरानी मदों की व्ययों की राशियों को निर्धारित करने, पुराने ऋणों का भुगतान करने और नए ऋण प्राप्त करने का सुझाव संबंधी प्रस्ताव विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। तो ये सब डिसीजन विधानमंडल का होता है। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका या कार्यकारिणी। तो देखिए, वित्तीय प्रशासन की ये दूसरी एजेंसी केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यकारिणी है। ये पूरे देश के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित करती है और विभिन्न अधिकारियों के शासन संबंधी कर्तव्य, उनके वेतन, उनकी अवकाश और पेंशन को निश्चित करती है। भारत में कार्यकारिणी की एक आर्थिक समिति भी है जो व्यय संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से विचार करती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो कार्यकारिणी द्वारा ही लिया जाता है। फिर बात आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वित्त मंत्रालय। तो देखिए, सार्वजनिक वित्त संबंधी सभी मामलों में जो केंद्र में वित्त मंत्रालय द्वारा और राज्य में वित्त विभाग द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इसका ये दायित्व है कि जिस मंत्रालय के लिए जितना वित्त अलॉट किया गया है और वह उसने खर्च किया है, नहीं किया है, और उस पर व्यय किया जिस मद से आवंटित किया गया था। तो वित्त संबंधी सभी प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास आते हैं और यही मंत्रालय उस पर विचार विमर्श करके उसे विधायिका से संस्तुत कराती है। इस प्रकार सभी वित्त संबंधी मामलों पर मंत्रालय या विभाग का नियंत्रण रहता है। अब बात आती है ऑडिट डिपार्टमेंट की, अंकेक्षण विभाग। देखिए, कार्यपालिका द्वारा प्राप्त धन को व्यय करने की जांच पड़ताल जो विभाग करता है उसको हम ऑडिट डिपार्टमेंट कहते हैं। भारत में इस विभाग के मुख्य अधिकारी को CAG कैग कहते हैं, जिसकी नियुक्ति संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर अधिकारी लेखा खातों का निरीक्षण करता है और व्यय के प्रमाण की जांच करता है, ये अधिकारी अगर कोई अनाधिकृत व्यय होगा तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है। इसका ये भी कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि अनुदानों को उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और उसी विशेष अवधि में प्रयुक्त किए जाए जिसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति मिली है। वित्तीय अनिश्चितताओं को या जो भी अनियमितताएं हैं उनको प्रकाश में लाना और ऐसे निर्णयों या विषयों पर अपनी रिपोर्ट देना जिससे राजस्व को हानि हुई है, तो ये उसका कर्तव्य होता है। फिर आती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियाँ। तो देखिए, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर संसदीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कुछ वित्तीय समितियों की गणना की गई है जो कि निम्नलिखित है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी। तो देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं, सरकारी व्ययों और लेखों की जांच कर महालेखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट की परीक्षण का कार्य संसद की एक विशेष समिति को देता है जिसे हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। ये कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जो कि हर पार्टी के सांसदों की कुल संख्या के रेशो में होते हैं। और इनका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पार्टी का सांसद होता है और इस समिति की जो अवधि होती है 1 वर्ष की होती है। और लेकिन ये परिपाटी है कि सदस्य 2 वर्ष तक रहें, जिसमें इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके कुछ उद्देश्य हैं। ये सरकार संसद के दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय करे, इसका ध्यान रखती है। सरकारी वित्त व्यवस्था के मितव्ययता को बनाए रखने का ध्यान रखती है। फिर आती है एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति। तो देखिए, अनुमान समिति सरकारी वित्त पर नियंत्रण में लोक लेखा समिति की पूरक है। ये समिति संसद में प्रस्तुत व्ययों के अनुमानों की समीक्षा कर उसमें मितव्ययता और बचत का सुझाव देती है, इसलिए इसे संसद की एक स्थायी बचत समिति कहा जाने लगा है। भारत में एस्टीमेट कमेटी का गठन सबसे पहले 1950 में किया गया था। इस कमेटी का गठन हर साल किया जाता है। इसके 3 मेंबर होते हैं जो सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं और इन मेंबर्स का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इनका अध्यक्ष इन्हीं मेंबर्स में से एक होता है जो स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीव्र गति से सार्वजनिक उद्योगों का विकास हुआ है और इन लोक उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण बनाने के लिए मई 1964 को लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया, जिसके उस समय 15 मेंबर थे, जिसमें से 10 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद थे। लेकिन 1974-75 में समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 22 कर दी है, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। सदस्यों का चुनाव एक हस्तांतरीय मत द्वारा होता है और इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसके जो 1/5 मेंबर होते हैं उनको हर साल रिटायर होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।